हेलो एवरीवन। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर जैसे बनी है आगे भी बनी रहेगी। आप सभी विद्यार्थियों ने अभी सीटेट की प्रिपरेशन में भी हो सकता है आप फिर से स्टार्ट कर चुके होंगे। जिन विद्यार्थियों का किन्हीं कारणों से सीटेट रुक गया है, कोई नहीं, उसी सीक्वेंस में हम लोग भी काम कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग सीडी पे डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पर अभी लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो विकास के सिद्धांत नामक टॉपिक कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम लोगों ने विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे और सारा डेटा नोटिस कीजिएगा कि सारा डेटा आपका एनसीईआरटी ही होगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि आप चाहे सीटेट की प्रिपरेशन करें, आप चाहे टेट की प्रिपरेशन करें, आप चाहे एसटेट या डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करें या केवीएस की करें, क्या है ना, आजकल डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज भी आई हुई हैं, है ना। तो हो सकता है कुछ लोग उससे संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हों। तो जहाँ जहाँ भी आपका सीडीपी सेक्शन आएगा वहाँ वहाँ के लिए आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारा डेटा आपका एनसीईआरटी ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे, इनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जो चैप्टर डिस्कस किया था ना, उसी से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। लास्ट टर्न पे जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था विकास के प्रमुख नियम, है ना, जिसमें से हम लोगों ने सीखा था कि निरंतरता के सिद्धांत में ये समझाया गया था कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें यूनिफॉर्म पैटर्न की बात करी जाती है, मतलब विकास सभी का एक ही क्रम में चलता है, एक ही क्रम का अनुसरण करता है। विकास की दिशा के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे दो पार्ट पढ़े थे, एक सेफेलो क्वाड्रल सीक्वेंस जिसको कहा जाता है, दूसरे को आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, और समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि सिर से पैर की ओर चलते हैं। एकीकरण का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ा था, जो विद्यार्थी नहीं पढ़े थे, नहीं देखे थे, वो अब समझ लेंगे। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत पढ़े थे। नोटिस कीजिएगा ये बहुत बार एग्जाम में आता है, जहाँ पर उन्होंने ऑप्शन को इसको पलट के लगाना होता है, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर वो लिखते हैं, जबकि होता क्या है, सामान्य से विशिष्ट होता है। ठीक है, देखिए प्रारंभ में सभी बच्चे सामान्य क्रियाएं ही करते हैं, विशिष्ट तो नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, है ना, पूर्वानुमान का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। चलिए, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को, इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। वैसे मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन पे आप जाइएगा तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को ठीक प्रकार से देख लेंगे, है ना। सारे लेक्चर 1 बाय 1 लिखे होंगे और पढ़े होंगे, वहाँ पे 1 बाय 1 आप उन चीज़ों को देख लेंगे। और इसलिए भी देख लेंगे क्योंकि देखिए, अगर किन्हीं भी कारणों से आपका सीटेट 1 या 2 नंबर से कहीं रुका है तो मानिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको पेडागोजी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी। पेडागोजी के कारण ही आपका पेपर कहीं ना कहीं छूटा। ऐसा नहीं था कि आपको नहीं पता था, पेपर नहीं आता था, पेपर में आए हुए क्वेश्चंस नहीं पता था, बस होते आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। ठीक है, टाइम कम होने के कारण आपसे पेपर मिस हुआ, इस वजह से संभव है कि आपका एक आधा नंबर से कहीं सीटेट रुक गया होगा। तो अभी जुलाई में फिर से आपका आने वाला है, मतलब जुलाई अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा, तो मे बी अप्रैल लास्ट या फर्स्ट वीक तक, मई फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो आप उसके लिए अभी से जुट जाइए, जिससे कि फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या ना हो और आप अच्छा स्कोर करें। ठीक है, 90 से किसी के कम होने भी नहीं चाहिए। खैर, आते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि क्या होगा कि जो भी आगे की लेक्चर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप प्रॉपर तरीके से आप जुड़ पाएंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। समझिए इस चीज को, आप बताइए। सभी को उत्तर तो पता होना चाहिए क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? अगर हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, देखा है, उसका लेक्चर हमने देखा है,
तो वहाँ पे बताया गया है कि देखिए निरंतरता का सिद्धांत तो विकास का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत भी होता है, अंतर संबंध का सिद्धांत भी होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए था सामान्य से विशिष्ट, जिसको अभी मैंने डिस्कस भी किया है ना। उसको आप लेक्चर में जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसका सही उत्तर बन जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, ये सिद्धांत नहीं है। इसका सिद्धांत जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और जिन विद्यार्थियों ने लेक्चर को देखा है उन्हें इसे समझने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी और मज़ा आएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? बहुत सिंपल जवाब देंगे आप, कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत, है ना, क्योंकि ऊपर कहा जा रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या विचार किससे संबंधित है। सो निरंतरता के सिद्धांत से ये संबंधित होगा। आगे आते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश है नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिएगा, अप्रत्याशित इसमें कुछ होता नहीं है, अव्यवस्थित इसमें कुछ होता नहीं है। अप्रत्याशित जिन बच्चों को समझ ना आ रहा हो उसका मतलब है अचानक, मतलब रैंडम डेवलपमेंट तो होता नहीं है। अव्यवस्थित का मतलब है जो सीक्वेंसली ना हो, है ना, व्यवस्थित ना हो, एक क्रम में ना हो। क्रमबद्ध और व्यवस्थित, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन विकास करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स से फिर एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इनको एक बार में अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा इनको देखें और समझें। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, NCERT बेस्ड डेटा है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस ना आते हों। मतलब यूँ कहें कि अगर CDP आई है तो ये क्वेश्चन तो होंगे। ठीक है, तो आप ये मत समझें कि मुझे टेट नहीं CTET देना है, CTET नहीं टेट देना है, मुझे रीट का एग्ज़ाम देना है, मैं DSSS भी कर रहा हूँ इसलिए ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि DSSS भी है। ऐसा कुछ नहीं है, सेम कंटेंट है आपका जो सभी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, और NCERT है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCERT इसलिए बिल्कुल ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास का जो सिद्धांत नहीं है हमको वो ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है विकास एक क्रम का अनुपालन करता है। बिल्कुल करता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। जी बिल्कुल, आपको मैंने बताया था कि कंसेप्शन टू डेथ जाता है ये विकास, गर्भावस्था से मृत्यु तक। विकास सीधी रेखा में होता है। देखिए, पकड़ा गया आपका ऑप्शन, विकास सीधी रेखा में नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और ये देखिएगा, ये मैंने सेकेंड चैप्टर में समझाया था कि वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत होता है। सीधी रेखा में नहीं चलता है, स्पाइरल होता है। देखिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, रेखीय नहीं होता है, सीधी रेखा में नहीं चलता है। इसलिए आपका इस प्रश्न का सही जवाब बन जाता है विकास सीधी रेखा में होता है। सो ये गलत है, विकास का सिद्धांत ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, विकास संशोधन योग्य होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, उसमें सुधार करने के पूरे चांस होंगे। ठीक है, उसमें अगर हम एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रोसीजर को ठीक कर लेंगे तो विकास में गति आ सकती है। सो इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका जवाब बनता है वो ऑप्शन सी बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो आते हैं, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बात सही है, बट हमें ध्यान क्या देना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से कौन सा सही है। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है।
सी ऑप्शन देखेंगे विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, मीन सीक्वेंसली होता है। इसी से रिलेट कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें वो बताना है जो नहीं है, ठीक है। अक्सर प्रश्न में ये नहीं वाला वर्ड जो होता है ना, आपको धोखे में रखता है और जिसके कारण आपका उत्तर कई बार जवाब आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, हमको कौन सा बताना है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, निरंतरता तो विकास में पाई जाती है। अनुक्रमिकता मतलब सीक्वेंसली होता है, क्रमबद्ध होता है, ये बात भी सही है। सामान्य से विशेष, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ये भी सही है। ये आप सिद्धांतों में जाएंगे तो वहाँ देखने को मिल जाएगा। प्रतिवर्ती रिवर्सिबिलिटी कोई पैटर्न का नहीं होता। वापस नहीं आता विकास, कहने का अर्थ ये है कि क्या कभी ऐसा है कि जो व्यक्ति प्रौढ़ हो गया हो तो क्या उसके जीवन में भी कभी किशोरा अवस्था की विशेषताएं वापस आएंगी? या जो लड़का या लड़की किशोर हो गया हो वो चाहता हो कि मेरा बचपन वापस आ जाए, क्या कभी हो सकता है ना? मतलब है विकास जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होगी वो कभी रिवर्स नहीं होता, वापस नहीं आता, ठीक है। वो एक सीक्वेंसली चलता है और उसी का पालन करेगा। इसलिए आपका उत्तर जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाता है, जिसको हम प्रतिवर्ती कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझेंगे बेटा। देखिएगा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, मुझे ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए, ये गलत है। वो जन्म के साथ प्रारंभ जरूर होता है लेकिन समाप्त वहाँ नहीं होता, और हमें वो बताना है जो उचित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आएंगे, विकास एकल आयामी है, मतलब सिंगल ऑस्पेक्टस में होता है, ये गलत बात है। विकास बहुआयामी होता है, बहुपक्षी होता है, ठीक है ना। ये भी आपका ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, विकास पृथक होता है। पृथक कहाँ से होता है? वो इंटर रिलेट होता है, अंतर संबंध का सिद्धांत भी उसके अंदर पाया जाता है। आप अगर चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, मतलब जस्ट इसके पीछे वाला लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि विकास अंतर संबंधित होता है, अंतर संबंधित घटित होता है, अलग अलग नहीं होता है। अब आपका आता है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। आप समझ रहे होंगे, है ना, सोशियो कल्चर एस्पेक्ट की बात हो रही है। विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। समाज में और संस्कृति में विकास घटित होता है, और अगर ये दोनों ही एस्पेक्ट मजबूत हैं, स्ट्रेंथ है, इसमें ताकत है, ये हेल्दी हैं, तो विकास भी हमारा कैसा होगा? हेल्दी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ का बेस्ट ऑप्शन होगा, उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे, और ये बहुत पूछा भी गया है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, कई बार आपस में अगर वो झगड़ जाते हैं ना, तो वो साउथ वाली फाइट करते हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, और डायलॉग्स भी करते हैं, है ना। तो उसी पर ये आधारित क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, या निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, ठीक है। तो इसका जवाब देने से पहले मुझे लगता है, वैसे मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसके सही आंसर जो होगा इसका वो है आपके बंदूरा, ठीक है। बंदूरा इसके सही जवाब है। चलिए, बट इससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि एक्चुअली ये एक प्रकार का सोशल लर्निंग है, और सोशल लर्निंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने की
कोशिश करी है ना। आप देखिएगा ये जो सिद्धांत है ऊपर लिखा हुआ है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो बंडूरा एवं वॉटसन के द्वारा दी गई थी। तो लिखा है यहाँ पे देखिए बाय बंडूरा दिया गया है ये, है ना। आप देखिएगा बंडूरा कहना क्या चाहते थे। वैसे क्वेश्चन में उन्होंने समझाने की कोशिश तो करी थी, बट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या होती है। तो देखिए बंडूरा ने क्या लिख रखे हैं। बंडूरा ने लिखा हुआ है, एक मिनट, बंडूरा ने क्या लिख रखे हैं। बंडूरा ने लिखा हुआ है कि बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व विकास में सामाजिक परिवेश पूर्ण सहायक है ना। उनका मानना ये था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो पर्सनालिटी ग्रोथ होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, वो कम्प्लीटली सोशल एस्पेक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से उसमें हेल्प करता है। इन्होंने मॉडल्स की भूमिका का महत्वपूर्ण माना था। मॉडल्स मीन्स प्रतिमान या पैटर्न को फॉलो करने की बात करी थी। देखिएगा इसे सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपने प्रयोग बच्चों को फिल्म दिखाकर किया एवं अपनी पुस्तक में बोबो डॉल का उदाहरण दिया। अब मैं थोड़ा सा इनके संबंध में एक स्टोरी बता रहा हूँ, है ना, उसको ध्यान से बेटा समझ लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें लिखना भी ठीक नहीं होता है। तो एक्चुअली ये मानते थे कि जो व्यक्तित्व विकास होता है, विकसित होता है, वो सामाजिक परिवेश में ही होता है, ठीक है। और बच्चा जिन बड़ों लोगों को भूमिका में देखता है उन्हीं के भूमिका का अनुसरण करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए, समझने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, है ना। और उस एग्जाम्पल को उन्होंने क्या किया कि एक प्रयोग किया उन्होंने। वो प्रयोग कुछ इस तरीके का था कि बंडूरा ने बच्चों को एक फिल्म दिखाई, एक ही फिल्म के 3 अलग अलग भाग बनाए और 3 अलग अलग बच्चों की टीमों को दिखाया, जिसमें फर्स्ट भाग में घटना कुछ इस तरीके की थी। जो हीरो था वो मतलब हिंसात्मक व्यवहार करता है, बहुत ही मारपीट करता है, जिसके लिए समाज के द्वारा उसे पुरस्कृत किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है ना, कि बेटा आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक, यही किया जाना चाहिए। और दूसरी मूवी के दूसरे भाग में ये था कि एक्टर जो हिंसात्मक व्यवहार करता है, जो मारपीट करता है, उसके लिए समाज के द्वारा संवैधानिक दंड दिया जाता है। संवैधानिक दंड मीन्स पुलिस आती है, कार्यवाही करती है और उसे जेल में बंद कर देती है, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल रेस्पॉन्स होता है, कि वो जो उसका व्यवहार होता है, हिंसात्मक व्यवहार होता है समाज के द्वारा, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इसके बाद बंडूरा क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक बड़े हॉल में, बड़े कमरे में रखते हैं, ले जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी डॉल होती हैं। उसमें से एक डॉल जो होती है वो ब्लैक कलर की, बड़ी खूंखार खतरनाक टाइप की दिखने में होती है और उन सब में काफ़ी भारी भरकम भी होती है, ठीक है। तो बच्चों का कुछ हिस्सा जो था उस बोबो डॉल को उतार के पीटना शुरू कर देता है, ठीक है। यह घटना देख करके बंडूरा जो थे वो सोच में पड़ गए और इस बात की वो पुष्टि करने लगे कि देखिए ना, बच्चों पर किस मूवी के किस भाग का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है, जिसमें, है ना, कहीं ना कहीं उस हिंसात्मक व्यवहार के लिए उन्हें दंडित किया गया था, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ, ठीक है। इसलिए बच्चे समाज में जो कुछ भी देखते हैं उसे वो सीखते हैं। इस पर वो बात कर रहे थे, इसलिए कई बार उन्होंने एग्ज़ाम में पूछ रखा है कि बंडूरा ने अपने प्रयोग में किस डॉल का प्रयोग किया था, तो उस डॉल का नाम था बोबो डॉल, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है, चलिए। सो इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, बोबो डॉल का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक मिनट, और एक चीज हम कहेंगे कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है ना, सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत होता है उसके कुछ अन्य नाम भी हैं, और वो अन्य नाम कौन से हैं? वो अन्य नाम है, इसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है इसको, इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे अवलोकनात्मक अधिगम या प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम लोग शुरू करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, बट एक चीज़ और भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया जो होती है ना, प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, ये होती कैसे है, इस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, समाज में जो चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, उनको हम कैसे सीखते हैं, तो कुछ इसके पार्ट हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा, लिखा है कि ध्यानात्मक प्रक्रिया, जिसको पहले पार्ट में आएंगे, ध्यानात्मक प्रक्रिया है, मतलब अटेंशन प्रोसेस इसको कहा जाता है ना। दूसरा है धारणात्मक प्रक्रिया, तो इसको कहा जाता है आपका रिटेंशन प्रोसेस कहा जाता है। और इसके बाद आपका उत्पादक प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और चौथी आपकी है अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया, जिसे मोटिवेशनल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये होती क्या चीज़ है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहले देखिएगा कि हमारी जो सोशल लर्निंग होती है, इन 4 प्रोसेस से होकर गुजरती है, और ये हम लोग सीक्वेंसली करते हैं। देखिएगा, अटेंशन प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाते हैं, अगर हम कोई काम सीखना चाहते हैं और उस पर ध्यान नहीं लगाते हैं, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, तो उन चीज़ों को समाज में जो घटित होती है उस पर उससे हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो मूवी तो काफ़ी बड़ी होती है, उसमें बहुत लंबी स्टोरी होती है, लेकिन उसके कुछ भाग, कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जो जिस पर हमारा अटेंशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम बार बार रिमाइंड करते रहते हैं और उसको हम कभी भुला नहीं पाते, ठीक है ना। तो अटेंशन प्रोसेस से हमारी सोशल लर्निंग होगी। फिर आते हैं धारणात्मक प्रक्रिया, रिटेंशन प्रोसेस। तो जो कुछ भी हमने ध्यान लगाकर, ध्यान केंद्रित करके सीखा था, उसको रिटेन करना, उसको मेमोरी में डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसे हम मेमोरी में सुरक्षित कर पाएंगे, तो भविष्य में जब हमें कभी भी उस पहलू से रिलेटेड कोई चीज़ बोलनी होगी, बतानी होगी, याद करनी होगी, लिखनी होगी, पढ़नी होगी, सो वो चीज़ हम रिटेन कर लेंगे, और रिटेन से हमें तुरंत याद आ जाएगा और वो घटना हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी धारणात्मक प्रक्रिया। वैसे मेमोरी के सेक्शन के बारे में हम लोग फिर आगे कभी पढ़ेंगे, है ना। और मेमोरी एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस है, और आजकल स्थिति ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा गार्बेज हमारी मेमोरी में है। बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हो कि अनावश्यक मटेरियल जब हमारे फ़ोन में भी आ जाता है ना, तो वो हैंग करना शुरू कर देता है। और जब वो हैंग करना शुरू कर देता है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी मेमोरी से कुछ चीज़ों को डिलीट करते हैं, और जैसे ही हम उन चीज़ों को डिलीट करते हैं, फिर हमारा फ़ोन प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि दिमाग में भी जो मेमोरी का चैम्बर बना हुआ है ना, उसमें ज़रूरी चीज़ें ही रखना ठीक होता है, अदरवाइज ब्रेन क्या कर जाएगा, हैंग कर जाएगा। और यही कारण है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं आती। रिप्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन प्रक्रिया का मतलब ये होता है, कहा जाता है, उत्पादन प्रक्रिया का मतलब होता है कि जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे ना, तो उसमें हमारे अंदर परफेक्शन आ जाती है, ठीक। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, उस पर हम बार बार काम करेंगे, तो भले ही अगर हमारा मेंटल स्टेटस थोड़ा सा कमज़ोर भी हुआ, या कॉग्निशन सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, मेमोरी थोड़ा सा कम काम कर पा रही है, इसके बावजूद भी अगर हम अभ्यास करेंगे तो हम उसमें निपुण हो जाएंगे, परफेक्शन हमारे अंदर आ जाएगी। और मोटिवेशनल प्रोसेस के बारे में तो कुछ कहेंगे नहीं कि सीखने को प्रभावित करती है अप्रेरणा। अगर हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाए तो हमारी लर्निंग भी क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ये हमारा सोशल लर्निंग के कुछ प्रोसेस हैं, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सभी विद्यार्थी इसको सीख लेंगे, जान लेंगे। और आगे आते हैं, फिर एक बार हम अगले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और देखिएगा, सामाजिक अधिगम से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुसरण को क्या कहा जाएगा? बहुत सिंपल है, उसे हम सामाजिक अधिगम के नाम से बुलाएंगे। वो सोशल लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? तो देखिएगा, सोशल लर्निंग जो होता है ना, वो प्रकृति पर नहीं, पोषण का, देखिए प्रकृति का अर्थ होता है यहाँ पर हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और पोषण का अर्थ होता है यहाँ पे एनवायरनमेंट। हमारा जो प्रश्न रिलेट करता है वो किससे करता है?
आनुवंशिकता से करता है, सॉरी पोषण से करता है, मतलब ये डबल हो गए हैं, जरा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, तो और भाई साहब हो जा रहे हैं। चलो भाई, आते हैं, इसमें जो सही उत्तर आपका बनेगा वो होगा पोषण। ठीक है, एक मिनट, देखिए पोषण इसका बिल्कुल सही उत्तर बनता है ना। पोषण का मतलब है यहाँ पर एनवायरनमेंट, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। ठीक, ये इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शायद मेरा लास्ट होगा ये क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बंदूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बंदूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया कौन सी होती है? तो देखिएगा, प्रतिधारण होती है। प्रतिधारण का मतलब होता है जिसको हम रिटेन कहते हैं या रिटेंशन कहते हैं। अभी जिस चीज़ को हम लोग पढ़ के आए थे, जिसको हम धारणात्मक प्रक्रिया के नाम से वहाँ पढ़ के आए थे, वही प्रतिधारण भी होता है। सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। चलिए, सभी विद्यार्थियों को आशा है कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। और इतने क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और आगे अभी हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स करते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करते रहेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने इन चीज़ों को ना देखा हो, उनको प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और वहाँ पे मैं सीक्वेंसली सारे चैप्टर्स सभी लगा दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के 1 बाय 1 चीज़ों को देख लेंगे। बेटा इत्मीनान से देखेंगे, समय देंगे, पढ़ेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, चीज़ें देखिए तभी आपको समझ में आएंगी। जब भी आप ध्यान रखिएगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस बात को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अगर आप थ्योरी पर, कंटेंट पे पढ़ने पर समय नहीं देंगे तो आप क्वेश्चंस कर तो नहीं पाएंगे, और कभी भी प्रश्नों का उत्तर याद करके किसी ने बढ़िया एग्ज़ाम तो नहीं दिया है। और बाकी अब आप बड़े हैं, समझदार हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।